वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2013 में आई मूवी एम्पायर स्टेट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक हाइस्ट मूवी है और उसके लीड रोल में है लियाम हेम्सवर्थ और ड्वेन जॉनसन। मूवी की शुरुआत में हमें एडी नाम का लड़का दिखाया जाता है, जिसे उसकी नौकरी से निकाला जा रहा है। तो एडी अपनी बॉस को गालियां बकने लगता है, जिस पर बॉस का गार्ड एडी को अच्छे से धुन देता है। पर तभी एडी का दोस्त क्रिस यहाँ आकर उसे बचा लेता है और एडी से पूछता है कि आखिर तुम्हें पीटा क्यों जा रहा है। तो एडी क्लियर करता है कि बॉस मुझसे कचरा साफ करवाना चाहता है, तो मैंने उसकी जॉब को ठुकरा दिया। मगर असल में एडी ने बॉस का कुछ सामान चुरा लिया था, तो उसे मार पीट के भगा दिया गया। शाम को क्रिस अपने फादर को लेने जाता है, जो कि एक सोशल क्लब में क्लीनिंग का काम करता है। पर क्लब का ओनर क्रिस के फादर टॉमी से कुछ ज्यादा ही काम करवाता है। साथ ही वो टॉमी से काफी बदतमीजी से बात भी करता है। तो ये देखकर क्रिस काफी भड़क जाता है, जिसपे क्लब ओनर टॉमी को जॉब से निकालने की धमकी देने लगता है। इसके बाद हमें क्रिस का घर दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस अपने पेरेंट्स और सिस्टर विक्टोरिया के साथ रहता है। तो क्रिस अपने फादर से पूछता है कि आप उस क्लब में काम क्यों करते हो, वो लोग अच्छे नहीं है। तो टॉमी भी कह देता है कि मजबूरी है मेरे बच्चे, वरना मुझे जॉब कौन देगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टॉमी पहले ग्रीस की पुलिस में था, पर अब वो न्यूयॉर्क में रह रहा है। तो क्रिस अपने फादर को भरोसा दिलाता है कि मैं जल्द ही पुलिस ज्वाइन कर लूंगा, जिससे हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको उस क्लब में काम करने की जरूरत भी नहीं है। मगर तभी विक्टोरिया क्रिस को उसकी मेल्स लाकर देती है, जिसे पढ़कर क्रिस काफी हैरान है, क्योंकि NYPD ने उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। क्रिस का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में इंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो अपना दुख बांटने के लिए अपने फ्रेंड एडी से मिलने चला जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक बार एडी ने ही क्रिस को मैरिजुआना जॉइंट दिया था, जिसे चढ़ाते समय क्रिस पकड़ा गया था। और यही वजह है कि क्रिस की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और अब बेचारा क्रिस जॉबलेस है। तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल में जॉब की तलाश करने लगता है, जिसमें उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है और फिर वो जॉब के लिए अप्लाई करने चला जाता है। मगर एम्पायर सिक्योरिटी कंपनी का बॉस उसे बहुत कम सैलरी ऑफर करता है। तो मजबूरी में क्रिस इस लो पेइंग जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन क्रिस अपनी फर्स्ट जॉब पे ट्रक लेके निकल जाता है, जहाँ क्रिस का पार्टनर उसे अपनी जन्म कुंडली बताने लगता है, साथ ही अपनी प्यारी फैमिली की भी। और फिर टॉनी क्रिस को बताता है कि हमारा काम पैसों को उठाकर ट्रक में स्टोर करने का है, और फिर ये पैसा हमारी कंपनी के वॉल्ट में स्टोर किया जाता है, जिसमें से हमारा बॉस कुछ पैसा चुरा के बाकी पैसे डिपॉजिट करवा देता है। तो क्रिस समझ जाता है कि उसका काम इतना भी अच्छा नहीं है। साथ ही उसका पार्टनर काफी लापरवाह है, जो ट्रक की डोर को ओपन ही छोड़ के मनी कलेक्ट करने चला गया है। इसके बाद जल्द ही ये लोग क्लाइंट का पैसा लेकर एम्पायर कंपनी के स्टोरेज तक पहुंच जाते हैं। तो क्रिस देखता है कि सीसीटीवी मॉनिटर के सामने वाला गार्ड मस्त सो रहा है। तो टॉनी बोलता है कि यहाँ का यही हाल है, कोई भी आदमी सही से काम नहीं करता, सब काम चोरी करते हैं। बॉस हमें प्रॉपर सैलरी नहीं देता, तो हम भी उसके काम को ढंग से नहीं करते। इसके बाद टॉनी क्रिस को वॉल्ट में मौजूद पैसों के पैकेज को दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर लगभग $25 मिलियन स्टोर्ड है। तो क्रिस पूछता है कि तुम लगभग क्यों कह रहे हो। तो टॉनी क्लियर करता है कि यहाँ के पैसों की कभी भी काउंटिंग नहीं की जाती, किसी को भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी अगर वॉल्ट से 1 या 2 मनी बैग गायब भी हो जाएं, तो भी किसी को पता नहीं चलेगा और न ही किसी को फर्क पड़ेगा। और अब क्रिस को समझ में आ जाता है कि इस कंपनी की सिक्योरिटी सिर्फ नाम की ही सिक्योरिटी है। पूरा दिन काम करने के बाद क्रिस अपने घर लौट आता है, तो उसे पता चलता है कि उसके फादर को जॉब से निकाल दिया गया है, वो भी बिना किसी वैलिड रीजन के। तो ये जानकर क्रिस और उसकी मॉम काफी दुखी हैं। अगले दिन क्रिस और टॉनी ट्रक लेकर कलेक्शन के लिए जाने लगते हैं, जहां क्रिस अपने बडी को बताता है कि मेरे फादर ने एक क्लब में 10 साल काम किया था, पर उन्हें बिना कोई बेनिफिट दिए जॉब से निकाल दिया गया। तो टॉनी कहता है कि इसमें नया क्या है, सभी कंपनीज का यही हाल है। तभी इनके ट्रक के पीछे से एक वैन आ जाती है, जिसमें से एक ठग बाहर निकल के ट्रक के नीचे एक बैग डाल देता है, जिसमें बॉम्ब था। तो जैसे ही क्रिस और टॉनी पैसा कलेक्ट करके बाहर आ रहे होते हैं, तब ठग्स ट्रक के नीचे वाले बॉम्ब को डिटोनेट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रॉबर्ट्स टॉनी पे गन तान देते हैं। तो टॉनी रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, जिसपे रॉबर्ट्स टॉनी को गोली से भून देते हैं। यानी अब क्रिस का पार्टनर मारा जा चुका है। इसके बाद जल्द ही रॉबर्ट्स पैसा चोरी करके यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एंट्री होती है पुलिस डिटेक्टिव की, जिसका नाम जेरी रैनसम है, जो क्रिस के पास जाकर उसे तसल्ली देने लगता है। साथ ही वो क्रिस से पूछताछ करने लगता है। मगर क्रिस को अंदाजा है कि जेरी घुमा फिरा के ये पूछना चाहता है कि क्रिस का इस रॉबरी में कोई हाथ है भी या नहीं। तो ये जानकर क्रिस पूरी तरह से भड़क जाता है। इसके बाद घर पे क्रिस को अच्छे से कोचिंग मिलती है कि उसे इतनी रिस्की जॉब करने की जरूरत नहीं है, जिसमें वो कभी भी मारा जा सकता है। तो क्रिस कहता है कि जो भी हो, अगर हम ऑन ड्यूटी मारे गए
तो कंपनी वाले हमारी फैमिली को $50,000 पैसा देंगे, जिससे फैमिली बढ़िया तरीके से जी सकती है। नेक्स्ट डे एज यूजुअल क्रिस अपनी जॉब पे चला जाता है, पर अब जॉब के दौरान क्रिस फुल अलर्ट रहता है। पर क्रिस का बॉस उसे बुलाकर ऑर्डर देता है कि अब से तुम वॉल्ट पे नाइट शिफ्ट ड्यूटी करोगे। तो ये सुनकर क्रिस काफी हैरान है, साथ ही वो इस ऑर्डर का रीजन जानना चाहता है। तो बॉस बताता है कि अपने सिक्योरिटी मैन को हम गन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि तुम लोग उन्हें मार दो जो पैसा चुराना चाहते हैं, मगर तुमने और टोनी ने क्या किया, तुमने फाइट बैक करने की भी कोशिश नहीं की, इसलिए तुम्हें अब नाइट शिफ्ट करनी होगी। तो मजबूरी में क्रिस नाइट शिफ्ट करना चालू कर देता है। तो क्रिस देखता है कि पिछले शिफ्ट वाले सिक्योरिटी ने ट्रक से पैसा ट्रांसफर नहीं किया है। तो क्रिस उन्हें रिमाइंड करने का ट्राई करता है। तो सिक्योरिटी वाले रूडली बोलते हैं कि सारा पैसा ट्रक में लॉक्ड है, अगर तुम मॉनिटर से ट्रक पे नजर रखोगे तो चोरी होने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये सब सुनकर क्रिस काफी डिसअपॉइंटेड है कि इस सिक्योरिटी कंपनी में सभी लोग इतने लापरवाह और बदतमीज हैं। अब गाइस आप लोग समझ सकते हो कि अकेले आदमी को ऐसे पैसों की रखवाली पर रखा जाएगा जिसकी कोई भी गिनती न हो, तो उसे लालच आना तो लाजमी है। और यही हाल क्रिस का भी था। इसके बाद क्रिस रात को ऑफिस के चक्कर लगाने लगता है। तो उसे क्लर्क की टेबल पे एक नोटिस मिलता है जिसके हिसाब से एम्पायर सिक्योरिटी कंपनी टोनी की फैमिली को सिर्फ $5,000 दे रही है, जबकि उनके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डेथ बेनिफिट $50,000 देना चाहिए। यानी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से ठग रही है। तो ये देखकर क्रिस काफी ज्यादा गुस्सा है। तो नेक्स्ट डे क्रिस ये सारा माजरा अपने फ्रेंड एडी को बता देता है। तो ये सुनकर एडी का खुरापाती दिमाग चालू हो जाता है और फिर वो क्रिस से पूछता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी कंपनी में बहुत सारा पैसा आता है और जाता है, पर कंपनी की सिक्योरिटी बिल्कुल बेकार है, तो क्यों ना इस सिक्योरिटी कंपनी के वॉल्ट में रखे हुए सारे पैसे लूट लिए जाएं। पर क्रिस उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जहां लास्ट शिफ्ट वाले कभी भी पैसों को ट्रक से वॉल्ट में शिफ्ट नहीं करते। तो एक दिन क्रिस कंपनी की वॉल्ट को चेक करने चला जाता है। तो जब क्रिस वॉल्ट को खोलने के लिए पिन इंटर करता है, तभी उसकी डेस्क पे रखे हुए फोन पे कॉल आता है जो कि पुलिस का था, जो ये चेक करना चाहते थे कि सिक्योरिटी कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक है भी या नहीं, क्योंकि उन्हें वर्किंग आवर के बाद वॉल्ट खोलने के सिग्नल मिले हैं। तो क्रिस बहाना बना के मामला शांत कर देता है, पर वो कैमरे से बचते हुए पैसों का एक बैग चुरा लेता है। नेक्स्ट डे क्रिस अपना चुराया हुआ पैसा एडी को दिखाता है, जो पैसों को देखकर बहुत खुश है। तो क्रिस उसे बताता है कि कंपनी वाले पैसों को काउंट भी नहीं करते, तो उन्हें पैसा चोरी होने के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर वो एडी को बताता है कि ये पैसा मैंने अपने लिए नहीं चुराया है, बल्कि मैं तो इन पैसों को अपने पार्टनर टोनी की वाइफ को देना चाहता हूँ ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके, क्योंकि जो भी हो टोनी मेरी जान बचाते हुए मारा गया है। और फिर क्रिस टोनी के घर जाकर उसकी वाइफ को $50,000 दे देता है ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके। मगर क्रिस के पास अभी भी काफी पैसा बचा हुआ है। तो ये लोग क्लब जाके मौज मस्ती करने लगते हैं और सरप्राइजिंगली ये वही क्लब है जिसमें क्रिस का फादर काम किया करता था। तो क्लब के गार्ड्स ये देखकर काफी हैरान है कि क्रिस के पास नशा करने लायक पैसा कहां से आया। तो वो इसका पता लगाने के लिए एडी से बात करने लगते हैं, जो इन्हें सारी बातें बता देता है कि क्रिस एम्पायर सिक्योरिटीज में काम करता है, जहां पे रोजाना काफी सारा पैसा आता है और जाता है। तो अगर उसमें से कोई पैसा चुरा भी ले तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। और तो और कंपनी की नाइट सिक्योरिटी पे सिर्फ एक ही बंदा रहता है जो कि क्रिस है। तो क्रिस ये जानकर बहुत गुस्सा है कि एडी ने एक गुंडे को ऐसी इन्फो लीक कर दी है जो उन्हें मरवा भी सकता है। तो बाहर जाने पे क्रिस एडी से पूछता है कि उन बैड गाइज को सब कुछ बताने की जरूरत क्या थी। तो एडी बिना मतलब के बहाने बनाने लगता है, मगर असल में एडी क्लब के बॉस स्पायरो को इम्प्रेस करना चाहता है, तो उसने इंटेंशनली पैसों वाली बात लीक कर दी। एडी स्पायरो एंड गैंग के साथ मिलकर सिक्योरिटी कंपनी का पैसा चुराना चाहता है। नेक्स्ट डे क्रिस क्लब के गार्ड से मिलने चला जाता है, जहां वो माइक और जिमी के साथ मिलकर रॉबरी का प्लान बनाने लगता है। तो माइक कहता है कि हम लोग चोरी तभी कर सकते हैं जब तुम हमें गारंटी दोगे कि तुम अपने फ्रेंड एडी का मुंह बंद रख सकते हो। इनमें से किसी को भी एडी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एडी थोड़ा पागल है जो किसी भी राज को राज नहीं रख सकता। तभी जिमी कहता है कि हमें अपने बॉस स्पायरो को इन्फॉर्म करना ही होगा, क्योंकि अगर बॉस को इस रॉबरी का पता चला तो वो हमें जान से मार देगा। जिस पर माइक कहता है कि अगर हमने स्पायरो को पैसों के बारे में बता दिया तो वो सारा पैसा छीन लेगा, साथ ही हम लोग मारे भी जाएंगे। तो ये सुनकर जिमी यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो रॉबरी जैसा रिस्की काम करना नहीं चाहता। अगले दिन जब क्रिस अपनी ड्यूटी पे था, तब ऑफिसर जेरी अपनी फोर्स लेकर सिक्योरिटी कंपनी में आ जाता है, जो क्रिस को इन्फॉर्म करता है कि हमें टिप मिली है कि कुछ गैंगस्टर्स यहाँ पे रॉबरी करने वाले हैं
और ऐसा होता भी है। जल्द ही यहाँ पर रॉबर्ट्स आ जाते हैं जिन्हें जेरी बड़ी आसानी से मार देता है। तो ये सब देखकर क्रिस काफी कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पर क्लब का सिक्योरिटी गार्ड माइक सब कुछ समझ चुका है कि उसके फ्रेंड जिमी ने उनके प्लान के बारे में बॉस स्पायरो को सब कुछ बता दिया है, इसलिए स्पायरो के ठग्स कंपनी में चोरी करने आए थे। तो माइक गुस्से में जिमी को जान से मार देता है, इस बात से बेखबर कि इन रॉबर्ट्स का स्पायरो से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये तो रैंडम रॉबरी थी। नेक्स्ट डे एडी क्रिस को बताता है कि मैं तो चोरी करके रहूंगा, चाहे तुम मेरी हेल्प करो या न करो। पर अब क्रिस इस समय पार्ट लेना नहीं चाहता। इसके बाद नेक्स्ट डे क्रिस की नाइट शिफ्ट चालू हो जाती है, तो क्रिस को कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं, तो वो चेक करने चला जाता है। तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड एडी कंपनी की छत फोड़कर अंदर घुस आया है। तो ये सब देखकर क्रिस पूरी तरह से भड़क जाता है। तो एडी कहता है कि मैं तो पैसा चुरा के रहूंगा, क्योंकि मैं अब बादशाह वाली लाइफ जीना चाहता हूँ, चाहे तो तुम मुझे गोली मार सकते हो। वेल ऑब्वियसली एडी अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठा रहा है। तो एडी क्रिस को इमोशनल ब्लैकमेल करके वॉल्ट खुलवा लेता है, जहाँ से वो पैसा चुराने लगता है। तो क्रिस कहता है कि तुम्हें ये पागलपन करना है तो करो, मगर तुम अपने साथ मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? तुम जानते भी हो ये चोरी मेरी ड्यूटी के दौरान हो रही है, तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। तो ये सुनकर एडी क्रिस को नॉकआउट कर देता है, साथ ही वो वॉल्ट का ज्यादातर पैसा चुरा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डे एफबीआई वाले इन्वेस्टिगेशन करने आ जाते हैं, और तो और पुलिस डिटेक्टिव जेरी भी यहाँ पे आया हुआ है। तो सभी ऑफिसर और एफबीआई वाले क्रिस को इंटरोगेट करने लगते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि इन चोरियों में क्रिस का हाथ जरूर है, क्योंकि पिछले 3 रॉबरीज के दौरान क्रिस सिक्योरिटी वाली ड्यूटी पे था। पॉसिबली वो इन्फो लीक करके चोरी करवा रहा है। तो जेरी पूछता है कि क्रिस, किसी ने तुम्हारी कंपनी की छत फोड़ दी और तुम्हें पता भी नहीं चला? और तो और वॉल्ट खुलते समय तुम्हें डिपार्टमेंट से कॉल आया होगा, जिसका कंफर्मेशन तुमने दिया होगा, यानी वॉल्ट तुमने ही खोली है। मगर अब तो क्रिस का दिमाग घूम रहा है कि अब वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। घर जाने के बाद क्रिस एडी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर अब तक तो एडी पैसा लेकर गायब हो चुका था। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एफबीआई एजेंट से मिलकर रॉबरी के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो एफबीआई एजेंट्स बताते हैं कि एम्पायर सिक्योरिटी कंपनी से लगभग $10 मिलियन चोरी हुए हैं, जो कि हिस्ट्री की बिगेस्ट हाइस्ट है। और हमें तो लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसे किसी बिग गैंग ने अंजाम दिया है। तो अटॉर्नी कहता है कि सिटी के सभी क्राइम गैंग्स को इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाओ कि ये काम किसका है। तो ऑर्डर मिलते ही एफबीआई सभी गैंग्स के अड्डे पे रेड मारने लगती है और खूब सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, मगर किसी को रॉबरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ एडी क्रिस से मिलने आता है और उसे चुराए हुए पैसों में से $3 मिलियन दे देता है। तो क्रिस एडी को अच्छे से धुन देता है, क्योंकि एडी ने उसे पूरी तरह से फंसा दिया है। तो एडी क्रिस से कहता है कि माइक ने हमें मिलने बुलाया है, क्योंकि उसे पता है कि ये चोरी मेरा काम है, जिसमें तुमने मेरा साथ दिया है। तो हमें माइक से मिलना ही होगा, वरना वो हमें मार देगा या वो पुलिस को इंटेल लीक कर देगा। और गाइस, ये सब सीन ऑफिसर जेरी दूर से देख रहा था, क्योंकि उसे शुरुआत से ही क्रिस और उसके फ्रेंड एडी पर डाउट है। तो वो एडी को फॉलो करने लगता है, जिससे उसे माइक के बारे में पता चल जाता है। तो वो सीधा स्पायरो के क्लब जाकर माइक और हाइस्ट से रिलेटेड पूछताछ करने लगता है। तो स्पायरो सिर्फ इतना ही कहता है कि माइक का इस चोरी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो मजबूरी में जेरी को पुलिस स्टेशन लौटना पड़ता है, जहां वो सिक्योरिटी कंपनी के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि रॉबर चोरी के दौरान किसी से बात कर रहा था, यानी चोरी के दौरान कंपनी में सेकंड पर्सन भी मौजूद था। तो वो क्रिस को बुलाकर उसे एडी की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि एडी तुम्हारा दोस्त है ना, तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो क्रिस झूठ बोल देता है कि मैं एडी से काफी समय से नहीं मिला हूँ, मगर जेरी को अच्छे से पता है कि क्रिस कल ही एडी से मिला है, यानी वो झूठ बोल रहा है। और अब जेरी को एडी और क्रिस पर पूरा शक है कि चोरी इन दोनों ने ही की है। वहीं दूसरी तरफ एडी और माइक कोलंबियन गैंग के पास एक डील करने चले जाते हैं। ये लोग रॉबरी के पैसों के बदले इनसे ड्रग्स खरीदना चाहते हैं, पर कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पैसों को देखते ही इन पे गन तान देता है और कहता है ये पैसा अब मेरा हुआ, अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम लोग मारे जाओगे। तो यहाँ पर गन फाइट चालू हो जाती है, जिसमें ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं। पर एडी काफी चालू है, जो यहाँ से सेफली भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं क्लब बॉस स्पायरो क्रिस को उसके घर से उठा लेता है और कहता है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी रॉबरी की और मुझे बताया भी नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिमी अभी भी जिंदा है, जिसे माइक ने गोली मारी थी, यानी जिमी ने ही स्पायरो को सब कुछ बता दिया है। तो स्पायरो क्रिस से कहता है कि चोरी किया हुआ सारा पैसा मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा।
वहीं दूसरी तरफ जेरी और उसका पार्टनर एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर एडी काम किया करता था। तो उसे एडी के लॉकर को चेक करने पे एक पेपर मिल जाता है जिस पर क्रिस ने सिक्योरिटी कंपनी का फ्लोर मैप बनाया था ताकि वो लोग आसानी से चोरी कर सके। तो अब पुलिस को एडी और क्रिस के खिलाफ एविडेंस मिल चुके हैं। तो जेरी जल्दी से एडी को अरेस्ट कर लेता है, जहाँ वो एडी से पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड एडी और चोरी किया हुआ पैसा कहाँ है। वहीं जब क्रिस अपने घर लौट के जा रहा था तो वो देखता है कि पुलिस वालों ने उसके घर को घेर रखा है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी से कहता है कि मेरे घर के बाहर वाली स्टैच्यू को हाइड कर दो, और ऐसा कह के वो यहाँ से निकल जाता है। पर तभी यहाँ पे एडी आ जाता है जो क्रिस से कहता है कि पुलिस वालों को सब कुछ पता चल चुका है, तो ब्रो मुझे अब तुम्हारे हिस्से का पैसा चाहिए ताकि मैं अच्छी लाइफ जी सकूं। मगर अब तक क्रिस अपने इस धोखेबाज फ्रेंड से तंग आ चुका है, तो वो एडी से साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं हूँ। तो एडी क्रिस पे गन तान देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे वाले पैसे भी चाहिए, जिसके लिए क्रिस साफ मना कर देता है। मगर तभी यहाँ पे क्रिस का फादर भी आ जाता है जो एडी को गोली मार देता है क्योंकि एडी उसके बेटे को मारने वाला था। और फिर तभी यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है जो इन सभी को अरेस्ट कर लेती है। जेरी ने जानबूझकर एडी को आजाद किया था ताकि वो एडी के साथ साथ क्रिस को पकड़ सके, साथ ही वो पैसों का पता भी लगा सके। मगर क्रिस पुलिस को पैसों से रिलेटेड कोई भी इन्फो नहीं देता। पॉसिबली क्रिस का पैसा उस स्टैच्यू में मौजूद है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।